जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका वीएस एकेडमी के चैनल पर। और आज इस चैनल के ऊपर एक स्पेशल वीडियो है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ये लिखा है ऑक्सीजन वर्कआउट प्री कंपटीशन और स्पीड वर्क मतलब ऑन सीजन वर्कआउट। तो इस वर्कआउट के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास थे और बहुत सारे लोगों के कॉल थे। उन सभी का मेरे पास बार बार यही मुझसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि सर हमारा परफॉर्मेंस अब नहीं बढ़ रहा है। जो टाइमिंग हमारा 4-5 महीने 3 महीने पहले था वैसा वैसा टाइम अभी आ रहा है। गोला नहीं बढ़ रहा है, लॉन्ग जंप नहीं बढ़ रहा है। तो उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर आया हूँ। और जो लोगों ने मुझसे सवाल पूछे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जवाब उनको मिल जाएंगे। आज का परफॉर्मेंस हमारा क्यों नहीं बढ़ रहा है, साथ ही उन लोगों को भी इस वीडियो से लाभ मिलने वाला है जिन लोगों को लग रहा है कि हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारा परफॉर्मेंस एक जगह पर आकर स्थिर हो गया है। बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस में अब हमारा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इसका एक रीजन होता है दोस्तों, ट्रेनिंग जो रहता है, ट्रेनिंग के सिद्धांत होते हैं कि ट्रेनिंग का काल होता है। एक एथलीट का ट्रेनिंग यदि 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम डिसाइड किया जाता है तो 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग होता है। साथ ही जो 6 मंथली होता है, 6 माही वर्कआउट जो होता है उसका अलग प्रोग्राम डिसाइड होता है। और पुलिस की भर्ती की तैयारी करने वालों के लिए ना 1 ईयर ना 6 मंथली, सिर्फ उन लोगों को कंडीशनल देखना पड़ता है कि फिजिकल आपका कब संभावित है, कब तक होने वाला है, क्योंकि कैलेंडर डिसाइड नहीं होता कि फिजिकल कब होगा आपका। तो लेकिन हम लोगों ने मान के चल रहे थे कि हमारा फिजिकल जो है अगस्त में एग्जाम हो रही है, अगस्त सितंबर सितंबर तक एग्जाम चलेगी और नवंबर दिसंबर तक हमारा फिजिकल हो जाएगा। तो मान के चलिए 3 से 4 महीने हम लोगों ने डिसाइड किया था। 6 माह या साल भर का जो वर्कआउट डिसाइड होता है उसका जो सिद्धांत होता है वैसा का वैसा 4 माह में भी डिसाइड करना पड़ता है। ऑफ सीजन वर्कआउट जो रहता है एक वन ईयर के प्रोग्राम में ऑफ सीजन वर्कआउट का जितना इंपॉर्टेंट होता है, 4 महीने का प्रोग्राम जब बनाते हैं किसी ट्रेनिंग पुलिस वाले की तो वहां भी हमें ये करना पड़ता है ऑक्सीजन वर्कआउट। प्री कंपटीशन वर्कआउट जो 1 ईयर के अंदर डिसाइड करना पड़ता है वैसा का वैसा 3-4 महीने की ट्रेनिंग में भी करना पड़ता है। और स्पीड वर्क भी वैसा का वैसा 1 ईयर वालों की तरह करना पड़ता है। लेकिन यदि हम 1 ईयर या 6 मंथली प्रोग्राम की बात करें तो वहां पर ऑक्सीजन वर्कआउट यदि 4 या 5 महीने का रहता है, ये 2 महीने का होता है और 1-1.5-2 महीने का ये होता है। तो मतलब ये ऐसा डिवाइडेड होता है कि जितना लंबा टाइम पीरियड होता है उतना ज्यादा स्पीड वर्क और ऑफ सीजन के ऊपर टाइमिंग देना पड़ता है। लेकिन 6 महीने का जब टाइमिंग यदि किसी एथलीट के पास होता है तो वो इसके अंदर 3 महीने कुछ बिताता है, इसमें 2 महीने बिताता है और इसमें 1 महीने बिताता है। इस तरह से जो है वो अपना टाइम डिसाइड करता है। पुलिस की भर्ती की बात करें, 4 महीने 3 महीने का जो वर्कआउट हम लोगों को करने का मौका मिला है कि हम लोग दिसंबर का फिजिकल टारगेट करके चल रहे थे। तो वहां हम लोगों को इसी की तरह टाइम पीरियड को कम करके इसी चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना चाहिए था कि हमें ऑक्सीजन वर्कआउट भी करना था, फिर प्री कॉम्पिटिशन भी करना था और लास्ट में स्पीड वर्क करना था। कि स्पीड वर्क का जैसे हमें डेट फिजिकल की डेट आती है उस टाइम हमें स्पीड वर्क करना था। लेकिन चूक कहाँ हो गई होगी आप लोगों से, उसके विषय में जानकारी देना चाह रहा हूँ कि ऑफ सीजन वर्कआउट प्री कॉम्पिटिशन फाउंडेशन ऑफ सीजन फाउंडेशन वर्कआउट क्या होता है, बेस वर्कआउट क्या होता है। जितना अच्छा ये वर्कआउट होता है उतना अच्छा हम प्री कॉम्पिटिशन कर सकते हैं। इन दोनों वर्कआउट में जितना अच्छा हमने अपने आप को तैयार किया होता है, जितना अच्छा बेस बनाया होता है, उसके आधार पर हम जो स्पीड वर्कआउट बहुत अच्छे से करते हैं और उसको ऑन सीजन वर्कआउट बोलते हैं। और हमारी बॉडी का आउटस्टैंडिंग 100% हमारा इंप्रूवमेंट निकल के आता है यदि हमने इन सेशन को प्रॉपर किया होगा। लेकिन क्या हो गया कि हम लोगों ने, जहां तक मेरे नॉलेज में, जहां तक मैं हमारे जो है पूरे जगह पर मैं देख रहा था किस तरह से ट्रेनिंग का सिस्टम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने बहुत जल्दबाजी में आप लोगों के साथ बॉडी को टॉर्चर करवाना शुरू कर दिया। आप लोगों ने बहुत जल्दी बॉडी को टॉर्चर कर लिया जिसकी वजह से जो है आपका परफॉर्मेंस अब स्थिर हो गया है। मैंने अपने यहाँ का ट्रेनिंग सेशन जब बनाया था बच्चों का, क्योंकि मैं भी सोच के चल रहा था अगस्त सितंबर में एग्जाम फिनिश हो रही है तो दिसंबर तक फिजिकल हो जाएगा। तो मैंने उसी तरह से ऑक्सीजन वर्कआउट को टाइम दिया, प्री कंपटीशन को दिया और दिसंबर आते आते देखा कि फिजिकल की डेट नहीं आई है तो फिर इस प्री कंपटीशन वर्कआउट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। फिर मैंने मान के चला कि 15 मार्च के आसपास फिजिकल हो सकता है, तो मैंने ये 1 से 1.5 महीने 5 से 6 वीक मैंने स्पीड वर्कआउट कराया। लेकिन फिर से वापस से मुझे मालूम पड़ा कि फिजिकल नहीं हो रहा है, तो फिर से मैं अपने बच्चों को यहाँ पर प्री कॉम्पिटिशन वर्कआउट की तरफ लेकर आ गया, क्योंकि ये बेसिक वर्कआउट जो होता है, फाउंडेशन वर्कआउट, बेस वर्कआउट तो उनका हो ही गया था। स्पीड वर्क से फिर वापस से कम बैक करवाया उनका प्री कंपटीशन पे। एक ये तरीका होता है ट्रेनिंग का कि हम पीक पे, बहुत ज्यादा पीक पर बहुत ज्यादा लंबे समय तक खिलाड़ी को नहीं रख सकते। बहुत लंबे समय तक यदि खिलाड़ी पीक वर्कआउट पे, ऑन सेशन वर्कआउट पे, स्पीड वर्क पे रहता है तो कहीं ना कहीं उसका परफॉर्मेंस प्रभावित होता है। आपको बता दूं कि
स्पोर्ट्स साइंस जो रहता है, स्पोर्ट्स साइंस ये कहता है कि कोई भी खिलाड़ी चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, या आपकी तरह पुलिस की भर्ती की तैयारी करने वाला हो, सभी लोगों का वही हार्ट होता है, वही लंग्स होता है, वही मसल्स होती है, वही आपकी बोन होती है। तो सभी का परफॉर्मेंस निकालने के लिए आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा टॉर्चर नहीं कर सकते। ये आप मान के चलिए कि यहाँ पर जो एक कहा जाता है कि 8 सप्ताह से अधिक 8 सप्ताह से अधिक किसी भी खिलाड़ी को ओवर ट्रेनिंग या पिक पे स्पीड वर्क जो 100% वर्कआउट होता है 8 सप्ताह से अधिक नहीं कराया जा सकता। एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी या राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी भी इन 8 सप्ताह के बाद वापस से अपना कंपनसेशन या प्री सुपर कंपनसेशन फेज में आता है। कंपनसेशन, सुपर कंपनसेशन एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, इस पे कभी बात करूंगा, आपको बताऊंगा। पर इतना समझ लो कि जब हम पीक पे जाते हैं, वो हमारा पीक पे 100% ऑन सेशन वर्कआउट होता है। फिर जब डाउन पे आके रेस्ट करके डाउन आना शुरू करते हैं, उसको जब हम रेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं कंपनसेशन या सुपर कंपनसेशन पीरियड। वो उसका बहुत बड़ा रोल रहता है यदि हमने 8 सप्ताह से अधिक हमारी बॉडी को ओवर ट्रेनिंग या बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग दे दी है तो। अब आपको बता दूं मैं कि अब आपको बता देता हूं मैं कि ये जो मैंने आपके सामने पता है कि 8 सप्ताह की ट्रेनिंग से ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों ने इसमें ज्यादा कैसे कर लिया है। देखो, ये स्पीड वर्क के बारे में आऊंगा 8 सप्ताह के बारे में, लेकिन पहले अपन चलते हैं कि ये जो सेशन होता है ऑक्सीजन वर्कआउट, आप देखिएगा आपने क्या ऐसा किया। ये ऑक्सीजन वर्कआउट जो होता है, जब हमने शुरुआत की थी मैदान में अगर हमने दौड़ना शुरू किया था, यदि हम लोग पहले से इसका कंडीशनिंग वर्कआउट कर रहे थे, थोड़ा बहुत हम लोगों का ट्रैक पे आने का नॉलेज था, हम दौड़ रहे थे, तो हम लोग इसको कर सकते थे। लेकिन हमने जब ट्रैक पे कई लोगों ने शुरुआत की थी, तो फिजिकल ट्रेनिंग के 5 कंपोनेंट होते हैं, फिटनेस ट्रेनिंग के 5 कंपोनेंट होते हैं। उसके अंदर स्ट्रेंथ होता है, एंड्योरेंस होता है, स्पीड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी होती है। इन 5 कंपोनेंट को आपको चरणबद्ध तरीके से तैयार करना पड़ता है। इस सेशन के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर आपको तैयार करना पड़ता है जनरल एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। जो स्पीड है फिजिकल ट्रेनिंग का एक पार्ट, स्पीड को हमें रोकना पड़ता है क्योंकि स्पीड भी फिजिकल ट्रेनिंग का एक पार्ट है। लेकिन ऑफ सीजन का जो वर्कआउट होता है उसमें स्पीड को हम लोग थोड़ा रोक के रखते हैं। हम लोग काम करते हैं जनरल इंड्योरेंस पे, स्ट्रेंथ पे, फ्लेक्सिबिलिटी पे और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी आपका नया शब्द लग रहा हो, लेकिन कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बहुत कॉमन वर्ड है। जब हमारे स्ट्रेंथ डेवलप होती है, हमारे अंदर इंड्योरेंस डेवलप होता है, जब हमारी मसल्स का कनेक्ट हमारी ब्रेन से होने लगता है, हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारा हमारा बॉडी रिस्पॉन्स देने लगता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। कि आपका ब्रेन जैसा सोच रहा है वैसा वैसा आपका रिस्पॉन्स आपकी बॉडी का आने लगा है। तो वो हम डेवलप करते हैं। उसके लिए जनरल इंड्योरेंस पहले से कैसे करते हैं, यदि आपने पहले कभी वर्कआउट नहीं किया है, आप नए नए हैं, तो पहले आप ट्रैक में आइए और वॉकिंग करिए। वॉकिंग आपको इजी लगती है तो जॉगिंग करिए। जॉगिंग आपको लग रहा है जॉगिंग से भी हमको आसान लग रहा है तो फिर थोड़ा थोड़ा रनिंग स्टार्ट कीजिए। तो आपको यहाँ ऑफ सीजन के अंदर 30 से 40 मिनट तक स्लो स्लो रन करना था। क्या करना था? 30 से 40 मिनट स्लो स्लो रन करना था। उसका कोई पेस नहीं होता है कितना तेज दौड़ना है, सिर्फ एक रनिंग मूवमेंट होना चाहिए, जिसको जनरल इंड्योरेंस बोलते हैं। कि लगातार 30 मिनट तक आप दौड़ सके या 40 मिनट तक दौड़ सके, तो आपको लगातार दौड़ने का एक इंड्योरेंस बनाना चाहिए था। 30 मिनट या 40 मिनट तक का स्लो स्लो रन, 30 मिनट या 40 मिनट का लगभग स्लो स्लो रन करें आप, इसमें वॉकिंग नहीं हो, तो इस लेवल पे आप कर लेते हैं तो जनरल इंड्योरेंस इसको कहा जाता है। उसके बाद स्ट्रेंथ पे हम आते हैं। तो स्ट्रेंथ के अंदर क्या होता है? स्ट्रेंथ के अंदर हमारी मसल्स को ताकत देने के लिए, यदि हम अपर बॉडी की स्ट्रेंथ की बात करें, क्योंकि हमें शॉर्ट पुट भी फेंकना था और वैसे भी अपर बॉडी में स्ट्रेंथ डालना जरूरी है, तो हम पुशअप्स लगाते हैं, प्लैंक लगाते हैं, हम लोग जो है लंजिंग एक्सरसाइज करते हैं, स्क्वाट वगैरह लगाते हैं, हाफ स्क्वाट वगैरह बॉडी वेट से। या फिर आपके आसपास जिम हो या फिर आपके पास जिम का साधन हो, तो आप लोग जो है उसमें जाके स्क्वाट लगाते हैं, बेंच प्रेस लगाते हैं, फ्रंट प्रेस, बैक प्रेस, लेग प्रेस, जितने भी एक्सरसाइज करते हैं सारी स्ट्रेंथिंग वर्कआउट होती है। तो बॉडी की स्ट्रेंथिंग वर्कआउट हम इस सेशन में करते हैं, बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं। साथ ही हम फ्लेक्सिबिलिटी वर्कआउट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेचिंग ज्यादा से ज्यादा करते हैं। यही इसका पार्ट होता है। ये जो ये वाला जो सेशन होता है, यदि हमने 4 या 5 महीने का हमारा फिजिकल ट्रेनिंग का पार्ट बनाया था, तो ये वाला जो सेशन होता है ऑक्सीजन वर्कआउट, अपन मान के चले कि हम लगभग 5 सप्ताह हमारा ये सेशन होना चाहिए।
5 सप्ताह मतलब कि सीधा सीधा मान के चलें कि 1 से 1.5 सवा से 1.5 महीने के आसपास हम लोगों को इस सेशन में बिताना था। कोई भी ऐसा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करना था। हम लोगों को इजी रन वीक में 2 बार या 3 बार, इजी रन कितनी बार, 2 या 3 बार इजी इजी स्लो स्लो 30-40 मिनट दौड़ना था एक वीक में 3 बार। और यदि इसको 5 सप्ताह में बात करें तो 5-3-15 बार कम से कम ये दौड़ना चाहिए था। और हमको स्ट्रेंथ पे काम करना था, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाना था, मसल्स की स्ट्रेंथ, कॉफ मसल की स्ट्रेंथ, ताकि वो आपकी सीन को आगे सामने जो आपकी हड्डी टिबिया उसको सपोर्ट कर सके। आपकी थाई मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना था, आपके प्लैंक लगा के आपको प्लैंक वगैरह बॉडी वेट से आपको कोर स्ट्रॉन्ग करना था। ये वाला पार्ट जो रहता है ये फाउंडेशन वर्क होता है। साथ ही बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग करना था, लेकिन आपने ये नहीं करके इन 5 सप्ताह के अंदर ही आपने पहले दूसरे सप्ताह से क्या गलती की, पहले दूसरे सप्ताह के अंदर आप ट्रैक पे जैसे बच्चे आए आप लोग दौड़ना चालू किया, आपने जो है ब्रिज पे दौड़ना शुरू कर दिया। ब्रिज पे हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जो रहता है वो करना चालू कर दिया आपने। ब्रिज पे दौड़ने के लिए जा रहे हैं, या फिर आप जो है किसी पहाड़ी पे या टेकरी पे चढ़ने उतरने के लिए जा रहे हैं, वहां पर जो है आपने सीढ़ी का वर्कआउट भी किया। आपने वीक में 1 या 2 सेशन आपने सीढ़ी पे अप डाउन, सीढ़ी पे दौड़ना, दोनों पर से उस पर ब्रॉड जंप करके चढ़ना, सिंगल लेग से जंप लेके चढ़ना, सीधे फ्रंट पे दौड़ना। ये बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होता है। जब तक आपकी मसल्स में, आपके जॉइंट में मोबिलिटी ना आए, स्ट्रेंथ ना आए, तब तक आप जो है ये वर्कआउट स्टेयर पे दौड़ना, ब्रिज पे दौड़ना, ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आपको नी में इंजरी होगी, सीन में इंजरी होगी, और कहीं ना कहीं आपने यहीं अपने सेल्स को डैमेज चालू कर दिया। सेल्स का डैमेज जब शुरू हुआ तो वो फिर रिपेयर ही नहीं हो पाया, क्योंकि क्या रहता है 48 घंटे या 72 घंटे हमारे सेल्स को रिपेयर होने में लगता है। जब हम डीप स्लीप में जाते हैं, बॉडी में प्रोटीन का इंटेक अच्छा करते हैं, तब जाके हमारा जो है सेल का रिपेयरिंग चालू होता है, और सेल्स में रिपेयरिंग के साथ स्ट्रेंथ आती है। लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पर आते से ही आपने 1 वीक के अंदर ही आप लोगों ने ब्रिज भी रन कर डाला, या फिर टेकरी पे चढ़ डाले, या फिर सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना कर लिया आपने, या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर डाला। ये आपकी गलती थी। दूसरी गलती यहाँ पर इस सेशन में जो आपको नहीं करना था वो आपने कर डाला, कि आप लोग लॉन्ग जंप, अगस्त सितंबर का ये महीना था, ये वाला सेशन अगस्त सितंबर का था। उस टाइम बहुत अच्छी बारिश हो रही थी मध्य प्रदेश के अंदर। उस बारिश की वजह से जो लॉन्ग जंप की पिट होती है वहां पर बालू रेत जो थी गीली थी, जमी हुई थी, और उस गीली रेत में आपने जंप का ट्रायल लेना चालू कर दिया अपना। जब आप लॉन्ग जंप आपने की और उसको नापना शुरू किया कि हम 13, 14, 15 फीट कितना कूद रहे हैं, फुल एफर्ट से जंप किया गीली रेत में, और गीली रेत के अंदर आपने जंप किया। अब देखिए गीली रेत जो आगे खसकती नहीं, क्योंकि ये जो रेत में जंप करने का सिद्धांत ये है, ट्रेनिंग इसका टेक्निक ये है कि जब जंप करते हैं हम तो रेत आगे खसकती है, जब आगे खसकती है तो वेट डाइवर्ट होता है, और वेट डाइवर्ट होने से वजह से ज्वाइंट पे बहुत ज्यादा जर्क नहीं लगता है। लेकिन यदि रेत गीली है तो वहीं के वहीं जब आपका पैर धंस जाएगा उसके अंदर, और रेत आगे नहीं खसकेगी, तो सीधे ज्वाइंट आपका से ज्वाइंट पे पेन आएगा, और ज्वाइंट पे लोड आएगा, उसकी वजह से ज्वाइंट पेन होगा, आपका लिगामेंट भी फट टूट सकता है, आपका पेनिस्कस टियर हो सकता है, आपके एंकल के अंदर ट्विस्ट हो सकता है, आपकी जो लोअर बैक के अंदर पेन आ सकता है, या फिर आपका जो है कहीं ना कहीं आपके सीन के अंदर बड़ा खतरनाक जर्क लग सकता है। तो ये सारा सेशन अभी मैंने जो बताया इसके अंदर आपने जो लॉन्ग जंप कर ली है, जल्दबाजी में लॉन्ग जंप का फुल एफर्ट चालू कर दिया, लॉन्ग जंप डेंजरस इवेंट है। तो कई लोग ऑफ सीजन के अंदर ही लॉन्ग जंप की वजह से अपने ज्वाइंट को या अपने लिगामेंट को चोटिल करके बैठ गए होंगे। तो ये गलत आप लोगों ने क्या किया, अपने इसी सेशन के अंदर बिना बेसिक फाउंडेशन के, बिना स्ट्रेंथ के आप लोग लॉन्ग जंप का ट्रायल आपने चालू कर दिया, और गीली रेत में लॉन्ग जंप करना शुरू किया, जिसकी वजह से कई लोगों को फिजिकल से हाथ धोना पड़ा हुआ, कई लोग फिजिकल छोड़ के बैठ गए होंगे, क्योंकि उनके लिगामेंट भी इसमें टियर हुए होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। तो आप लोग ने यहाँ पे यदि लॉन्ग जंप की तो ये आपका एक माइनस पॉइंट था। इसके अलावा यहाँ पर शॉर्ट पुट आप कर सकते थे, आपने शॉर्ट पुट की ट्रेनिंग पूरी तरह कर सकते हैं, स्ट्रेंथ वर्कआउट इसके अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के देखा जाए ये 1.5 महीने के आसपास का जो शेड्यूल है, 1.25 महीने 1.5 महीने का, इसके अंदर आपको सिर्फ 30 से 40 मिनट स्लो स्लो रन करना था, स्ट्रेंथ वर्कआउट करना था, आपकी मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने वाला वर्कआउट करना था, इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको जो स्ट्रेचिंग करना था, ज्वाइंट मोबिलिटी के लिए आपको वर्कआउट करना था। और उसके बाद अब ये अच्छा करने के बाद आप लोगों को आना था प्री कॉम्पिटिशन वर्कआउट की तरफ। तो प्री कॉम्पिटिशन वर्कआउट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। प्री कॉम्पिटिशन वर्कआउट आप देख लेना मेरा, कि प्री कॉम्पिटिशन वर्कआउट क्या होता है। यहाँ पे हमने बेसिक फाउंडेशन ट्रेनिंग कर लिया, बेसिक फाउंडेशन ट्रेनिंग करने के बाद हमारी मसल्स में स्ट्रेंथ आ गई, इंड्योरेंस थोड़ा डेवलप हो गया है, साथ ही मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी भी डेवलप होना चालू हो गई है।
अब यहाँ पर हम लोग जब करते हैं तो यहाँ पे होता है क्या है कि प्री कंपटीशन के अंदर चालू होते हैं रिपीटिशन लगाना। रिपीटिशन लगाने के पहले हम एंड्योरेंस का डेवलपमेंट करते हैं। पहले हम एंड्योरेंस पे बात कर लेते हैं, बेसिक जो है उसका एंड्योरेंस क्या होता है। एंड्योरेंस क्या होता है, हमने यहाँ 30 मिनट दौड़ना चालू किया तो मान लिया जाए कि यहाँ पर जो है ये अनुज है, ठीक है। अनुज जो है 30 मिनट के अंदर, अनुज 30 मिनट के अंदर कितना दौड़ता है, अनुज 30 मिनट के अंदर दौड़ता है 6 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर अनुज दौड़ रहा है 6 मिनट 30 मिनट के अंदर दौड़ रहा है 6 किलोमीटर। यहाँ पर हमारे पास धर्मेंद्र है, धर्मेंद्र दौड़ रहा है 30 मिनट के अंदर दौड़ रहा है 6.5 किलोमीटर। और यहाँ पर हमारे पास सत्यम है, सत्यम 30 मिनट के अंदर दौड़ रहा है 7 किलोमीटर। अब आपको बताना होगा, अब आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है 30 मिनट का टाइम तीनों के पास है, अनुज धर्मेंद्र और सत्यम तीनों के पास 30 मिनट का टाइम है। लेकिन इन 30 मिनट के टाइम में सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो कवर कर रहा है सत्यम। 30 मिनट के अंदर दौड़ रहा है 7.5 किलोमीटर, धर्मेंद्र दौड़ रहा है 30 मिनट के अंदर 6.5 किलोमीटर और अनुज दौड़ रहा है 30 मिनट के अंदर 6 किलोमीटर। यदि हम इसमें बेस्ट एंड्योरेंस की बात करें कि इनका बेस्ट एंड्योरेंस किसका है, यहाँ बेसिक एंड्योरेंस में 30 मिनट तीनों एक साथ स्लो रन करते थे, तीनों बराबर का डिस्टेंस कवर करते थे, इजी रन उसको कहा जाता था। तीनों का बेसिक एंड्योरेंस बराबर था कि 30 मिनट के अंदर तीनों के तीनों बराबर से दौड़ा करते थे। लेकिन जब हमने एंड्योरेंस का डेवलपमेंट शुरू किया कि अब एंड्योरेंस को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाना है, स्पीड एंड्योरेंस की तरफ लेके आना है, तो स्पीड एंड्योरेंस में तीनों को अपनी अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग दौड़ने का बोला गया कि अब अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग अपना परफॉर्मेंस अब बढ़ाएं। तो दौड़ते दौड़े तीनों ने किया, तीनों को 30 मिनट का समय मिला। 30 मिनट में अनुज ने दौड़ा 6, धर्मेंद्र दौड़ा 6.5 और सत्यम दौड़ा 7 किलोमीटर। तो आप लोग समझ जाइए कि इसमें ज्यादा कम उस एक समान समय में सबसे अधिक जिसने दौड़ लगाई है, सबसे अधिक डिस्टेंस कवर किया, उसका सबसे अच्छा बेस्ट एंड्योरेंस है। तो यहाँ पर आपको अपने समय को वही निर्धारित करके अपना परफॉर्मेंस बेस्ट से बेस्ट निकालने के लिए इंडिविजुअल रन करके अपना निकालना था कि हम कितना अच्छा कम समय में ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। तो हमारा इस 30 मिनट के अंदर जितना अच्छा डिस्टेंस कवर होगा हमारा इतना अच्छा एंड्योरेंस कहलाएगा। स्टेमिना समान है, एंड्योरेंस अलग अलग है। 30 मिनट दौड़ने की ताकत तीनों के पास है कि 30 मिनट में सबसे अधिक दूरी तय करने की ताकत जिसके पास है उसका सबसे बेस्ट एंड्योरेंस कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है अपने इस एंड्योरेंस को इस तरह डेवलप करने का, यहाँ पर प्री कंपटीशन के अंदर ये एंड्योरेंस बढ़ाने का आपका एंड्योरेंस बढ़ाने का यह सेशन था आपका। इसके अलावा अपन बात करें कि यहाँ पर आपको स्पीड एंड्योरेंस के लिए रेपिटेशन भी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना था प्री कंपटीशन के अंदर, ये 800 मीटर की रन है, ये 800 मीटर की रन है। ये 800 मीटर की रन को यदि हम 4 भागों में डिवाइड करें तो 200 मीटर इसका जो एक हिस्सा है वो होता है इस रेस का 25%, ठीक है। फिर हम 400 मीटर यहाँ पर इसको देखें तो ये होता है इस रेस का 50% हिस्सा। फिर हम 600 मीटर देखें, यहाँ पर 600 मीटर इस रेस का होता है 75% इसका हिस्सा होता है। इसके बाद 800 मीटर तो इसका 100% हो गया 75 के बाद में। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर की, तो इस रेस का हो जाएगा 125%। तो मुख्यतः इस रेस के लिए 800 मीटर की रेस के लिए आपको ये 800 मीटर की दौड़ के लिए आपको जो मुख्य रेपिटेशन होते हैं वो होते हैं 200 मीटर के, 400 मीटर के, 600 मीटर के और 1000 मीटर के। ये बेसिक बहुत फाउंडेशन मतलब ये रेपिटेशन मुख्य होते हैं। अब इसके अंदर 700 मीटर का रेपिटेशन भी आपको किसी न किसी कोच ने बताया होगा। तो 700 मीटर का रेपिटेशन भी होता है, लेकिन उसकी कंडीशन ये होती है कि खिलाड़ी की पोजीशन देखी जाती है कि वो किस कंडीशन पे जाके अपना पेस को तोड़ रहा है। यदि लगता है 600 के बाद ये 700 की दूरी को तय करने में कम समय मतलब खराब कर रहा है समय को, तो 700 का रेपिटेशन भी एक कोच अपने खिलाड़ी को करवाता है। साथ ही 100 मीटर के रेपिटेशन भी इसमें लगवाए जाते हैं, वो भी स्पीड वर्क में लगवाए जाते हैं क्योंकि उससे उसका फिनिशिंग सुधरता है। तो यहाँ पर हम देखें इस प्री कंपटीशन के अंदर हमें ये 200, 400, 600, 1000 की रेपिटेशन यहाँ पर हमें डालना पड़ता है और इसकी इंटेंसिटी लो होती है, वॉल्यूम अधिक होता है। हमने गलती की कि ये रेपिटेशन भी प्री कंपटीशन के रेपिटेशन हमने जो है ऑफ सीजन वर्कआउट में शुरू कर दिए थे। बहुत शुरुआत से हमने रेपिटेशन लगाना शुरू कर दिए थे, शूट लगाना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से आपका सेल्स डैमेज हुआ और सेल्स अभी भी वो स्टिफ कंडीशन में वो रिपेयर नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ का पार्ट जो है, ये जो मैंने आप प्री कंपटीशन बताया वो यहाँ कर दिया। अब इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि ये जो
ये जो वर्कआउट है, इस वर्कआउट को करना कैसे था, ये भी आपको बताना जरूरी है कि इंटेंसिटी क्या होती है और वॉल्यूम क्या होता है। ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इससे आप पूरा वर्कआउट को समझ पाएंगे और आपने जो गलती की उसको भी सुधार पाएंगे। तो देखिए, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर 200 मीटर की रेपिटेशन की। ये 200 मीटर के जो रेपिटेशन है, आपने यदि वर्कआउट में 200 के 8 रेपिटेशन होंगे, तो यहाँ पर इसका जो इंटेंसिटी होना चाहिए था प्री कॉम्पिटिशन में 35 से 40 सेकंड। ये तो 200 मीटर की रेपिटेशन है 8, ये 8 हो गया वॉल्यूम, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। और ये जो 35 से 40 सेकंड मैंने दिए हैं, ये हो गया इंटेंसिटी। मतलब ये इजी इजी इंटेंसिटी लो रखना है। 35 40 35 36 37 38 39 40 सेकंड में दौड़ना 200 मीटर बहुत आसान होता है, तो इसको बोलते हैं लो इंटेंसिटी। और रिपीटिशन की संख्या अधिक है, मतलब इसको बोलते हैं वॉल्यूम का अधिक रखना। तो आप प्री कॉम्पिटिशन के अंदर क्या होता है, प्री कॉम्पिटिशन या ऑफ सीजन के अंदर क्या होता है कि आपके रेपिटेशन जो होते हैं उसकी क्वांटिटी अधिक होती है और उसका वॉल्यूम कम होता है, मतलब इसका वॉल्यूम अधिक होता है और इंटेंसिटी कम होती है। तो ये हमारा 200 का हो गया। ये 200 मीटर में हमको ये इस तरह से वर्कआउट हमें डिसाइड करना था। मतलब इसके अंदर आपने क्या किया, यहाँ ही आपने गलती की कि यहाँ पे 200 के 8 रेपिटेशन लगाया, लेकिन 35-40 की वजह आपने फुल एफर्ट से लगाए होंगे। आपको कोई टाइम ट्रायल नहीं पता कि कितने में हमें दौड़ना है, बस आपको 200 के फुल एफर्ट से दौड़ना था। ये आपने यहाँ गलती की कि यहीं पे आपने अपने मसल्स को डैमेज करना शुरू कर दिया। वैसे वैसे बात करते हैं हम 400 मीटर के रेपिटेशन के। 400 के यहाँ पर मान के चलिए कि आपको 6 रेपिटेशन यदि आपने आपको किसी ने बताए होंगे, तो 400 के 6 लगाना चाहिए था आपको यहाँ प्री कॉम्पिटिशन में 1 मिनट 30 सेकंड के आसपास। तो ये इसका वॉल्यूम हो गया और ये होगी इंटेंसिटी। 1:30 का रिपीटेशन बहुत ईजी होता है, 1:30 का रिपीटेशन बहुत टफ नहीं होता है। तो यहाँ आपकी वॉल्यूम 6 था, इंटेंसिटी आपकी 1:30 की थी। अब यहाँ भी आपने 400 के 6 या 4 5 जो भी लगाएंगे, आपने फुल एफर्ट से पहल दिया। आपको ये नहीं पता था कितना एफर्ट लगाना, आपने फुल एफर्ट लगा दिए, जबकि ये अभी समय नहीं था फुल एफर्ट लगाने का। आपने ऑफ सीजन के बाद प्री कॉम्पिटिशन और स्पीड वर्क को मिक्स कर दिया, बहुत ज्यादा हैवी लोड आपने ले लिया। वही बात करें आपको 600 का रेपिटेशन की, तो 600 का रेपिटेशन यदि आपको 3 रेपिटेशन या 4 रेपिटेशन आपको लगवाए होंगे, तो ये होना चाहिए था 2 मिनट 10 सेकंड के आसपास, या फिर बहुत अच्छा दौड़ने वाला उसको 2 मिनट के अंदर दौड़ सकता था। 2 मिनट के 3-4 रेपिटेशन या 2 मिनट 10 सेकंड के 3-4 रेपिटेशन आपको इस ऑफ सीजन के अंदर लगाना चाहिए था। लेकिन यहाँ भी आपके पास कोई ऐसा पैमाना नहीं था, यहाँ भी आपको जो है फुल एफर्ट से आपने दौड़ लगा ली। यहाँ आपको जितना बेस्ट लगा सकते हैं आपने बेस्ट लगा, 1:50 भी लगाया होगा आपने, 1:45 भी लगाया होगा। लेकिन यहीं पर आपने गलती की कि इस प्री कॉम्पिटिशन में जब फिजिकल की डेट नहीं थी, तो यहाँ पर आपको फुल एफर्ट में दौड़ नहीं लगानी थी, लेकिन फिर भी आपने यहाँ लगा के अपने मसल्स को स्टिफ कर दिया। वही 1000 मीटर की बात करें तो 1000 मीटर का जो रेपिटेशन होता है उसकी इसका जो वॉल्यूम आपके वॉल्यूम रखना था आपको 4 रखेगा यदि आपने वॉल्यूम पेस इंड्योरेंस बनाने के लिए। इसका जो पेस होना चाहिए था वो 5 मिनट के आसपास होना था। ठीक है, अब यहाँ भी आपने जो है इसके अंदर आपको पता नहीं है कि हमने क्या इसका पेस रखा है, बस आपने जो है फुल एफर्ट से आपने जो लगाना शुरू किया, जिसकी वजह से आपकी मांसपेशियों में और जिसकी वजह से आपकी मांसपेशियों में क्या हुआ, आपकी मांसपेशियों में बहुत ज्यादा सेल्स का डैमेज हुआ। और ना ही आपकी इतनी अच्छी अच्छा इंटेक में प्रोटीन था। प्रोटीन अधिक अच्छा नहीं लेने की वजह से क्या होगा, वो रिपेयर नहीं हो रही और वहीं के वहीं स्टिफ हो चुकी है। उनका परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल स्थिर हो गया है, अब कोई भी परफॉर्मेंस आपका सुधर नहीं रहा है। तो आपने क्या किया कि ये जो प्री कॉम्पिटिशन वर्कआउट था इसको भी स्पीड वर्क की तरह कर लिया। जबकि होना क्या चाहिए, जैसे मैंने बताया प्री कॉम्पिटिशन मैंने आपको बताया कि 200 के आपको जो कंपटीशन में 200 के मैंने बताए थे कि 200 के 8 रेपिटेशन है आपके। और यहाँ पर जो है 35 से 40 सेकंड आपको मैंने बताया कि 40 सेकंड में आपको 200 के 8 लगाना थे। ये वॉल्यूम अधिक है, ये इंटेंसिटी कम है। अब स्पीड वर्क में क्या होता है, स्पीड वर्क में इतना होता है कि 200 के 8 की बजाय 200 के हो जाते हैं 200 इंटू 4, 200 के 4 हो जाते हैं। 4 मतलब इसका वॉल्यूम कम कर दिया और स्पीड हमने बढ़ा दी है। आपको बोला कि यहाँ पर 28 से 30 सेकंड के आसपास आप लगाइए, अच्छे दौड़ने वाले लगा देते हैं। तो 28 से 30 सेकंड के आसपास आपको 200 के 4, मतलब जैसे स्पीड वर्क के फेज में जब आते हैं तो हमें जो प्री कंपटीशन में हमने 200 के 8 लगाए थे उसका वॉल्यूम अधिक था, इंटेंसिटी कम थी। लेकिन जैसे स्पीड वर्क के सेशन में हम लोग आए, ऑन सीजन में आए, तो हमने 200 के 8 की बजाय 4 कर दिए और इसका जो इंटेंसिटी है वो 35-40 की बजाय 28 से 30 सेकंड कर दी। तो ये जो दोस्तों होता है
ये सेशन जो होता है ये करना पड़ता है कम रेपिटेशन और स्पीड अधिक के जो रहते हैं स्पीड वर्क में करते हैं जब स्पीड वर्क का सेशन आता है। तो हम मान के चले पुलिस की भर्ती के टाइम हम लोगों को स्पीड का सेशन आया ही नहीं, क्योंकि हम लोगों को फिजिकल की डेट का पता ही नहीं पड़ा। अब फिजिकल की डेट का जब पता नहीं चला तो आप लोगों ने क्या करा कि पूरी बॉडी को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। हर वीक सप्ताह में 1 या 2 बार अपने टाइमिंग ट्रायल देना शुरू कर दिया। अभी भी आप लोग लगातार अपने बॉडी का 100% निकालने की कोशिश कर रहे हैं, टाइमिंग ट्रायल पे टाइमिंग ट्रायल लगातार दिए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों की भूल है, आपकी चूक है कि आप लोग जो है इस सेशन के अंदर जब आपको पता है कि फिजिकल की डेट नहीं है तो आप 4-6 महीने से लगातार जो है आप प्री ये ऑक्सीजन ट्रेनिंग और प्री कॉम्पिटिशन ट्रेनिंग के अलावा स्पीड वर्क पे ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा स्पीड वर्कआउट ट्रेनिंग करने के वजह से क्या हो गया है कि आपकी मसल्स स्टिफ हो गई है, उसके अंदर सेल्स का जो डैमेज हुआ था वो रिपेयरिंग नहीं हो पा रहा है, और रिपेयरिंग नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस भी स्लो हो गया है, मोटर यूनिट्स जनरेट ही नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका टाइमिंग जो पहले आ रहा था वैसा वैसा टाइम अभी बना हुआ है। और अभी दोस्तों बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ, आप बहुत खुशकिस्मत किस्मत वाले हैं कि आपने बॉडी को टॉर्चर कर लिया, इतना टॉर्चर कर लिया, इतना वर्कआउट कर लिया आपने, ऑक्सीजन और प्री कॉम्पिटिशन और स्पीड वर्क तीनों को मिक्स करके इतना ज्यादा अपना अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया। ये बेस आपको बहुत अच्छा काम आने वाला है, क्योंकि फिजिकल की डेट अभी आगे बढ़ गई, जून में संभावित है। तो आप मान के चल रहे हैं कि 18 आज 18 अप्रैल है और अपन मान के चल रहे हैं कि जून 15 जून के बाद फिजिकल होने की संभावना है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग 18 अप्रैल से 18 मई तक वापस से ऑक्सीजन वर्कआउट प्री कॉम्पिटिशन की तरफ आए। और जो हम लोग गलती कर रहे हैं कि हर वीक टाइमिंग दे रहे हैं, हर वीक जो है बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट कर रहे हैं, वो हमें छोड़ के स्पीड वर्क की तरफ सॉरी प्री कॉम्पिटिशन की तरफ आना पड़ेगा। जो मैंने स्लो रेपिटेशन बताए हैं कि रेपिटेशन का इंटेंसिटी आपको लो करके वॉल्यूम बढ़ाना है, तो वो करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ ही दोस्तों बता दूं कि अभी सबसे पहले आपने जब बॉडी को बहुत ज्यादा लोड कर लिया, ओवर ट्रेनिंग कर ली, बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लिया है, तो अभी आपको इस फेज में आने के लिए सबसे पहले तो सुपर कंपनसेशन फेज में जाना पड़ेगा। सुपर कंपनसेशन फेज ये कहलाता है कि आप जब पीक पे हैं, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा टॉर्चर हो चुकी है, ज्यादा वर्कआउट कर लिया, तो सबसे पहले आप 3 से 4 दिन पूरी तरह से रेस्ट करिए। ग्राउंड पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं, पूरा कंप्लीट रेस्ट करिए। रेस्ट के साथ साथ आप जो है अच्छी डीप स्लीप, गहरी नींद लीजिए, अच्छी नींद आएगी आपको, अच्छी स्लीप में जाएंगे तो आपकी जो सेल्स का निर्माण होगा। और अच्छा प्रोटीन इंटेक कीजिए, अच्छा प्रोटीन खाइए, ताकि आपकी सेल्स का रिपेयरिंग चालू हो और रिकवरी चालू हो। जब बहुत अच्छे से आपकी बॉडी रिकवर हो जाएगी, उस रिकवरी के बाद आप जब ट्रैक पे जाएंगे, ट्रैक पे जाने के बाद आपको स्लो स्लो पहले आपको जो रिहेप करना, रिहेप मतलब पुनर्वास करना, धीरे धीरे आपको वापस से 1 वीक तक स्लो इजी रन और इजी वर्कआउट, स्ट्रेंथ वर्कआउट करके ये यहाँ पर प्री वर्कआउट की तरफ आपको आना है। ठीक है, आ गया, चलो चलने दो इसको। आपको जो है प्री वर्कआउट की तरफ आपको आना है। प्री वर्कआउट मैंने बताया था आपको कि लो इंटेंसिटी के साथ आपको रिपीटेशन अधिक लगाना है। पहले 3 से 4 दिन पूरा रेस्ट करें, रेस्ट कर रिकवरी करें, अच्छी डाइट लें, उसके बाद जो है फिर आप वापस से शुरू करें। तो प्री कॉम्पिटिशन वर्कआउट करें। कब तक करना है आपको? ये करना है 15 मई तक। 15 मई के बाद यदि आपको ऐसे सुगबुगाहट आती है, सामने पता पड़ता है कि फिजिकल हो सकता है, तो फिर आप जो है 4 सप्ताह 5 सप्ताह स्पीड वर्क करें। उस स्पीड वर्क से आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा सुधर के आने वाला है, क्योंकि मैंने बताया आपने ज्यादा लोड वर्कआउट कर लिया, ओवर ट्रेनिंग कर लिया, मसल्स को वहीं रोक दिया। अब मसल्स से ना गोला बढ़ पा रहा है, ना लॉन्ग जंप इंप्रूवमेंट हो रही है, ना आपका टाइमिंग सुधर रहा है। सुपर कंपनसेशन फेज में लेके जाइए, उसको पहले 3 से 4 दिन का पूरा रेस्ट कीजिए। रेस्ट के बाद में आप जो स्लो स्लो धीरे धीरे स्टार्ट करिए और जो है इंटेंसिटी को लो कर दीजिए, स्ट्रेंथ पे काम करिए। उसके बाद जो है स्पीड वर्क का जब सेशन आएगा तो मैं खुद आपको वीडियो में आकर बताऊंगा कि अब स्पीड वर्क करने का समय आ गया है। स्पीड वर्क करने के लिए, ऑन सीजन वर्कआउट करने के लिए आप वीएस एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कीजिए। उस वीएस एकेडमी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद में आपको जैसे डाउनलोड हो जाएगा, जब भी सेशन आएगा मैं पूरा वर्कआउट उस पर आपको कराऊंगा। ऐसे स्टूडियो में खड़े होकर आपको एक एक पॉइंट, एक एक वर्कआउट को समझाऊंगा कि 200 का रिपीटेशन आपका कितने में होना चाहिए, 400 में कितना होना चाहिए, 600 में कितना होना चाहिए, और कब कब 400, 600, 200, 1000, 1200 और जो है 100 के रेपिटेशन आपको कब लगाना है, लॉन्ग जंप के अंदर कैसे रेपिटेशन को अप्लाई करना है, कैसे टेक्निक को अप्लाई करना है, शॉर्टपुट कैसे करना है, सारी जानकारी मैं अपनी ऐप के ऊपर बताऊंगा आपको। और वर्कआउट में जो भी है ट्रेनिंग का जो कुछ टेक्निकल पार्ट होते हैं, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ। तो यदि आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को मेरी बात में थोड़ा भी यकीन है कि मैं ट्रेनिंग के सेशन को, मैंने बताया कि ट्रेनिंग सेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है,
आपको सही लग रहा है कि ट्रेनिंग सेशन मैंने प्रॉपर बताया और आपने यहाँ पर कुछ गलतियां कर दी है, उन गलतियों से कुछ भी आपका नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि फिजिकल की डेट आगे बढ़ गई है। उस गलतियों को सुधारने का एक ही तरीका है कि पहले 2-3 दिन रेस्ट करें, रिकवर करें और फिर से वापस से जो है प्री कॉम्पिटिशन वर्कआउट की तरफ हम आ जाएं। और स्पीड वर्क को अभी रोक कर स्पीड वर्क को फाइनल डे तक हम लोग, जब फिजिकल की डेट आएगी तब तक हम रोक के रखेंगे। अभी आपको जो है बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ में 800 मीटर का टाइमिंग वगैरह नहीं लगाना है, टाइमिंग ट्रायल को बंद करिए। अभी आप लोग जो है बेसिक वर्कआउट करिए और सप्ताह 2-2, 3-3 बार आप जो है दौड़ने का जो है वर्कआउट है उसको बंद कर दीजिए। 2-3 बार जो वर्कआउट में टाइमिंग ट्रायल लेना उसको बंद करके जो है इंटेंसिटी को लो करिए। और मैं अधिक जानकारी के साथ आपको वीडियो मिलता रहूंगा। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, सही बात लग रही है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग उसका लाभ उठा सके। और जो है उसको जो घंटा है घंटे को भी दबा दें, ताकि क्या होगा कि आपको मेरे सारे वीडियो मिलते रहेंगे, क्योंकि आप कभी घंटा नहीं दबाते तो आपको मेरी वीडियो लेट हो जाते हैं। सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।